आज हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं उसका नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये मार्वल की फिल्म है। ज्यादा बात किए बिना चलिए कहानी में चलते हैं। थेडियस रोस के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 5 महीने बाद वह सैम विल्सन और जोक्विन टोरेस नए कैप्टन अमेरिका और फाल्कन को ओक्साका मेक्सिको भेजता है ताकि वे सरपेंट सोसाइटी द्वारा चुराए गए गोपनीय सामानों की अवैध बिक्री को रोक सकें। सरपेंट सोसाइटी एक विद्रोही स्पेशल ओम्प्स टीम है जिसका नेतृत्व साइडविंडर कर रहा है। वे सामान बरामद कर लेते हैं लेकिन साइडविंडर भाग जाता है। टोरेस को विल्सन के पूर्व पद को संभालने की खुशी है लेकिन विल्सन टोरेस को खतरनाक मिशनों में शामिल करने से हिचकिचाता है क्योंकि उनके पास पूर्व कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स की तरह सुपर पावर्स नहीं हैं। मिशन के बाद विल्सन और टोरेस इसायाह ब्रैडली के साथ प्रशिक्षण लेते हैं जो एक सुपर सोल्जर हैं और जिन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा कैद करके प्रयोग किया गया था। रॉस विल्सन और टोरेस को व्हाइट हाउस में विश्व नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करता है और विल्सन इस शर्त पर स्वीकार करता है कि ब्रैडली को भी आमंत्रित किया जाए। रॉस विल्सन से एवेंजर्स को सुधारने में मदद करने के लिए कहता है। शिखर सम्मेलन के दौरान रॉस बताता है कि एक नई धातु एडमेंटियम सेलेस्टियल आइलैंड पर खोजी गई है जो भारतीय महासागर में सेलेस्टियल टियामट के उभरने से बना था। बरामद किए गए सामान इस धातु के पहले शोधित नमूने थे और जापानी खनन ऑपरेशन से चुराए गए थे। एक हथियारों की दौड़ से बचने के लिए रॉस एडमेंटियम के खनन और वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक संधि का प्रस्ताव रखता है। जब वह बात कर रहा होता है तो गाना मिस्टर ब्लू बजता है और कई लोग जिनमें ब्रैडली भी शामिल हैं रॉस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों पर गोलीबारी करने लगते हैं। रॉस की सुरक्षा प्रमुख और पूर्व ब्लैक विडो रूथ बैट सेराफ द्वारा पकड़े जाने पर ये लोग होश में आते हैं और हमले के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हैं। जांच के दौरान विल्सन पर साइडविंडर द्वारा घात लगाया जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। टोरेस साइडविंडर के फोन पर एक कॉल को ट्रैक करता है और वेस्ट वर्जीनिया में कैंप इकोवन नामक एक गुप्त ब्लैक साइट का पता लगाता है। रॉस संधि को बचाने की कोशिश करता है लेकिन जापानी सरकार उन पर अपने एडमेंटियम की चोरी और व्हाइट हाउस हमले का आरोप लगाती है। रॉस को एहसास होता है कि इन घटनाओं का मास्टरमाइंड सैमुअल स्टर्न्स है जिसने हार्लेम में एबोमिनेशन के कहर के दौरान ब्रूस बैनर के खून के संपर्क में आने के बाद उन्नत बुद्धि हासिल की थी। बी रॉस ने स्टर्न्स को कैंप इकोवन में कैद किया। एबोमिनेशन के कार्यों के लिए उसे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया और उसे रिहा करने का वादा किया अगर स्टर्न्स उसे राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में मदद करे। विल्सन और टोरेस स्टर्न्स को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि वह तकनीक और गाना मिस्टर ब्लू का उपयोग करके दिमाग को नियंत्रित करता है। वह भाग जाता है जब वे मन नियंत्रित सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। बैट सेराफ खुद कैंप इकोवन की जांच करती है और विल्सन और टोरेस की मदद करती है। वे विल्सन के सैन्य दोस्त डेनिस डनफी से मिलते हैं जिसके पास साइडविंडर हिरासत में है। विल्सन साइडविंडर से पर्याप्त जानकारी प्राप्त करता है ताकि वह स्टर्न्स की योजना को समझ सके कि वह रॉस की प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहता है। विल्सन टोरेस और बैट सेराफ सेलेस्टियल आइलैंड पर जाते हैं जहां रॉस और जापान के प्रधानमंत्री एडमेंटियम के स्वामित्व का दावा करने की होड़ में है। स्टर्न्स 2 अमेरिकी पायलटों के दिमाग को नियंत्रित करता है जो जापानी बेड़े पर हमला करते हैं। विल्सन और टोरेस विमानों को रोकते हैं और जापानियों को शांत करने के लिए मनाते हैं। लड़ाई में टोरेस गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉस विल्सन को बताता है कि वह हृदय रोग से मर रहा है और स्टर्न्स ने उसे जीवन को लंबा करने वाली गोलियां विकसित की थीं। रॉस ने स्टर्न्स को रिहा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि स्टर्न्स अब गोलियां नहीं बनाएगा, जिससे स्टर्न्स का गुस्सा और बदला लेने की योजना बनी। विल्सन को उसके दोस्त बकी बार्न्स सांत्वना देते हैं। स्टर्न्स डनफी को मार देता है जिसने पता लगाया था
कि गोलियां रॉस के शरीर में गामा विकिरण जोड़ रही थीं और खुद को विल्सन के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। स्टर्न्स की गिरफ्तारी और रॉस से उसका संबंध सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है, जबकि रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। रॉस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और एक लाल हल्क में बदल जाता है जो व्हाइट हाउस के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। विल्सन उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे वॉशिंगटन डी.सी. के चेरी ब्लॉसम के पेड़ों की याद दिलाता है, जहां वह अपनी अलग हुई बेटी बेट्टी के साथ जाया करता था। दोनों लड़ते हैं जब तक कि वे थक नहीं जाते और रॉस सामान्य हो जाता है। बाद में ब्रैडली को बरी कर दिया जाता है। विल्सन ठीक हो रहे टोरेस को एवेंजर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और संधि को मंजूरी मिल जाती है। रॉस इस्तीफा दे देता है और खुद को द राफ्ट में कैद कर लेता है, जहां विल्सन और बेट्टी उससे मिलने जाते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में कैद स्टर्न्स विल्सन को अन्य दुनियाओं से आने वाले हमले की चेतावनी देता है। मेरी रेटिंग 10 में से 4। एक बार देखने लायक फिल्म।